शादी की रात शौहर बोला, हर बार मर्द की 4 शादियां होती हैं, इस बार मैं औरत को बराबर का हक दूंगा और तुम्हारी भी 4 शादियां करवाऊंगा। ये सुनते मेरा दिल बंद होने लगा। मैं समझी कि मजाक कर रहे हैं, पर अगले दिन सास दोबारा दुल्हन का जोड़ा लाई और बोली, तैयार हो जाओ, तेरा दुल्हा आ रहा है। मैं समझी शौहर के बारे में कह रही हैं, पर जब मौलवी साहब कमरे में आए और उनके साथ एक नहीं रोज सुबह 8 बजे मेरे दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक होती और मुलाजमा एक खूबसूरत स्याह फूलों का गुलदस्ता लेकर मुझे पकड़ा देती। जाने कौन था जो मुझे पिछले 2 माह से काले गुलाब तोहफे में भिजवा रहा था। मैंने कई बार मालूम करने की कोशिश की, कोरियर वाले लड़के से भी पूछा, मगर वो भी यही कहता कि मुझे नहीं मालूम ये कौन भेजता है। मैं खूबसूरत, जवान और अकेली औरत थी, इसलिए कोई भी फूल भेज सकता था, मगर हैरत इन काले रंग के फूलों पर होती थी। कोई था जिसको पता था कि मुझे काले रंग के गुलाब पसंद है, मगर वो कौन था और सामने क्यों नहीं आ रहा था। एक बार तो अजीब बात हुई, मुझे एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और जितने दिन मैं वहां रही मुझे बाकायदगी से फूलों का गुलदस्ता मिलता रहा। दूसरी बड़ी वजह मेरी हैरत की ये थी कि मैं एक जानी पहचानी सोशल वर्कर थी और मेरे कुछ नजरियात की वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। अगर ये कहा जाए कि 10% लोग मुझे पसंद करते थे तो 90% नफरत भी करते थे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मर्दों की बराबरी करूं। मेरा मानना था कि औरतें किसी भी लिहाज से मर्दों से कम नहीं, इसलिए इनको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। इसीलिए मैं बहुत लिबरल बन गई थी, जिस पर मेरे घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ लिया कि मैं खास सोच को लेकर क्यों काम कर रही हूँ। मैं इस बात पर भी एतराज करती थी कि ऐसा क्यों है कि हमारे मुआशरे में औरत को बराबरी का हक क्यों नहीं दिया जाता। मैं एक जानी मानी NGO की सरगर्म रुकन हूँ जो औरतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। मेरी NGO और जहाँ लड़कियों पर जुल्म और ज्यादती होते देखती तो फौरन वहां पहुंचती और जुलूस निकालती, एहतजाज करती और इस लड़की को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करती थी। मैंने NGO की सरगर्म रुकन बनते ही अपना नाम और पहचान सब बदल डाली और दिल जमी से काम करने लगी। एक दिन मैं ड्यूटी करके दफ्तर आई तो एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई थी। मैंने उसे देखकर पूछा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। वो कहने लगी, मेरा नाम नगीन बेगम है, मैं इस शहर की मशहूर डिजाइनर हूँ, आपके लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। उसके मुंह से रिश्ते का नाम सुनकर मैं दंग रह गई। इस औरत ने इतना अचानक और सीधा सीधा बोल दिया था, मैं तो हक्का बक्का ही रह गई। मैंने सोचा शायद मुझे गलत फहमी हुई है, मैं तो इस औरत को जानती तक नहीं, ये कैसे हो सकता है कि वो मेरे रिश्ते की बात करे। इसलिए मैंने अपनी तस्दीक के लिए एक बार फिर उसकी तरफ देखा। मैंने पूछा, मैं समझी नहीं, आप किस लिए आई हैं? वो उसी सुकून से मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं सुन रह गई। मेरा भी रिश्ता आ सकता था या मेरी भी शादी हो सकती थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं समझती थी कि मैं अब लिबरल बन गई हूँ और लिबरल खवातीन को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए शादी का ख्याल मैंने दिमाग से निकाल ही दिया था। मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीती थी और अपनी मर्जी का लिबास पहनती थी। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, इसलिए शादी करने का सोचा ही नहीं। मैंने इस औरत को कहा, देखिए मैडम, मैं आपको नहीं जानती, पहली बार मिल रही हूँ आपसे। मुझे इन नहीं कि आपने मुझे कहाँ देखा जो मेरा रिश्ता लेकर आ गई हैं। मेरे लिए वाकई ही बहुत चौंकाने वाली और हैरत अंगेज बात थी। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरा बेटा रोज तुम्हें टीवी पर देखता है, उसे तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसके कहने पर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरे बेटे से मिल लेना, उसे जान लेना, अगर वो अच्छा लगे तो शादी कर लेना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे जो भी नजरियात हैं इनका भी दिल से एहतराम करता है। रोज तुम्हें काले रंग के फूल भेजता है। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कोई मुझसे प्यार करता है, ये एहसास बहुत ही खुशगुन था। मैं इस शख्स को देखना चाहती थी जो मुझे फूल भेजता था। मैंने खुद पर काबू पाकर कहा, ठीक है, सुबह 10 बजे अपने बेटे को भेज दीजिएगा, मैं बात करके देख लूंगी।
वो मेरा शुक्रिया अदा करके लौट गई। वो औरत अपने ज़ाहरी हुलिये से बहुत अमीर लग रही थी। सुबह हुई तो ठीक 10 बजे मेरे दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा ख्याल था कि इस औरत का बेटा आ गया था, इसीलिए मैं सीधी होकर बैठ गई। एक हसीन और खूबरू जवान अंदर आया और अपना तारुफ करवाते हुए कहने लगा, मेरा नाम योशी हैदर है, उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा। मुझे उसकी माँ ने इसका नाम बता दिया था। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाएं। वो बैठ गया तो मैंने अगला सवाल किया, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब एक पल में आया। कहने लगा, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ इसलिए। मैंने कहा देखिए, मैं एक लिबरल औरत हूँ, ये शादी ब्याह जैसे कामों की मेरे पास फुर्सत नहीं। मेरे नजदीक जब औरत कमा रही है तो उसे मर्द की जरूरत नहीं, उसे अपनी मर्जी का लिबास पहनने का हक है, चाहे वो पैंट शर्ट ही क्यों ना हो। इसका जिस्म उसकी मर्जी, वो चाहे दुपट्टा ले या ना ले। मेरे ये सब ख्यालात हैं और मैं इन्हीं की तरवीज के लिए काम कर रही हूँ। हमारे शहर के सभी पढ़े लिखे और मजहबी लोग मुझे और मेरे ख्यालात को बुरा जानते हैं, उन्हें मुझसे नफरत है। आप किस बना पर मुझे पसंद करने का दावा कर रहे हैं? वो जोश से बोला, यकीन जाने मेरे भी यही नजरियात हैं। मेरा मानना भी यही है कि मर्द और औरत के बराबर के हकूक हैं। औरत को हर किस्म की आज़ादी मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि आपके भी मेरे जैसे ख्यालात हैं। अगर हम दोनों शादी कर लें तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इसकी बातें सुनकर मैंने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। वो चला गया। अभी उसे गए 1 घंटा ही हुआ था कि अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार मेरी मुलाजमा आई थी, जिसे मैंने अपनी बहन की खैरियत पूछने भेजा था। कहने लगी, बाजी आपका बहनोई आज आपकी बहन पर बहुत गुस्सा हो रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मेरा बहुत खून खोला। कहाँ मैं दूसरी औरतों के लिए आवाज उठाती फिर रही थी और कहाँ मेरी अपनी ही बहन पर जुल्म सितम हो रहा था। मैं उससे मिलने चली गई। मैंने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए मोहल्ले के सब लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे। मैंने अंदर जाकर अपनी बहन को कहा, तुम क्यों अपने खावन को छोड़ नहीं देती? तुम्हें क्या जरूरत है इसके रोब में आने की? मेरी बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, मैं तुम्हारी तरह लिबरल नहीं हूं ना। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ अगर उसे कभी कभार गुस्सा आ जाता है? प्यार भी तो करता है। इस घर को चलाने और बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत भी तो करता है। मैं तो तुम्हें भी समझाती हूँ कि इन फजूल औरतों का पीछा छोड़ दो। वो अपनी तो दुनिया और आखिरत तबाह कर रही हैं, तुम्हारी भी कर देंगी। अब भी वक्त है, अपनी सोच बदल लो। मर्द का एक दर्जा ऊंचा है और इसी मुआशरे ने नहीं बल्कि खुदा ने दिया है, क्योंकि वो घर का और औरतों का मुहाफिज होता है। तुमने अगर खुद को ना बदला तो अकेली रह जाओगी, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं हर बार की तरह उसका लेक्चर सुनकर खामोशी से उठकर चली आई। रास्ते में मुझे बार बार एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैंने गाड़ी रुकवाकर बाहर निकल कर देखा तो कोई नजर न आया। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। आज आप ही की बात मुझे कांटा बनकर चुभी थी कि मेरी शादी नहीं हो सकती। मैंने सोचा कि अब मैं सबको शादी करके ही दिखाऊंगी। मैंने योशी हैदर को फोन करके शादी की तारीख दे दी। वो जितना खुश हुआ उसे देखकर मैं शक में मुब्तला हो गई कि ऐसी भी इसमें क्या खास बात है, कहीं इसका इस सब में कोई जाती मुफाद तो नहीं। फिर मैंने सोचा मुझसे भला उसे क्या हासिल होगा। अगले दिन वो मुझे लेकर शादी की शॉपिंग के लिए बाजार आ गया। उसने एक से बढ़कर एक आला कपड़ा देखा और जेवरात तो इतने महंगे लिए कि मेरी आंखें खुल गईं। मुझे एनजीओ से अच्छी खासी रकम तनख्वाह के तौर पर मिलती थी, मगर मैं इतनी महंगी चीजें खरीदने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे खुशी हुई कि मैंने सही इंसान का इंतखाब किया है। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मेरा दिल बोलने लगा था। जाने क्यों मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने उसे कई बार चुपके चुपके किसी से बात करते देखा था और जब मैं नजदीक जाती तो झट से फोन बंद करके जेब में रख देता और कहता कि मेरे दोस्त का फोन था। इसी वजह से मुझे शक होने लगा कि दोस्त से तो वो बात मेरे सामने भी कर सकता था। फिर ये सब खैर, इसी कश्मकश में शादी का दिन आ गया। मेरी तरफ से मेरी बहन और कुछ दोस्तें ही थी।
अम्मा अब्बा ने तो ऐसा ताल्लुक तोड़ा कि पलटकर देखना गवारा नहीं किया था। शादी वाली रात मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, तुम मानती हो ना कि मर्द और औरत के हकूक बराबर हैं, उन्हें बराबर हक मिलना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन ये बात मैं समझ ना पाई कि वो शादी की रात ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे तो मुझसे इजहार मोहब्बत करना चाहिए और कोई प्यारा सा तोहफा मुंह दिखाई में देना चाहिए। इसने अपनी जेब से खूबसूरत सी डबिया निकाली और कहने लगा, ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। वो एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मेरे सामने हाथ फैलाकर कहने लगा, अब तुम मुझे मेरा तोहफा दो। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई और पूछा, क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। वो अपने लिए तोहफा क्यों मांग रहा है? मुंह दिखाई तो औरत का हक होती है ना। वो कहने लगा, अभी तुमने खुद ही कहा कि मर्द और औरत के हकूक बराबर होते हैं, तो मेरा भी तो तोहफा लेने का हक बनता है ना। मैं इसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। मुझे इस बात का ख्याल ही न रहा। वो ठीक कह रहा था। मुझे शर्मिंदा देखकर वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से कहने लगा, हर बार मर्दों की 4 शादियां होती हैं, औरत बेचारी को यह हक क्यों नहीं मिलता कि वो भी मर्द की तरह 4 शादियां एक साथ कर सके। इस बार मैं औरत को भी बराबर का हक दूंगा और तुम्हारी 4 शादियां करवा कर तुम्हें दूसरों के लिए एक मिसाल बना दूंगा। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम्हारी 4 शादियां ही होंगी। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई कि वो ये क्या कह रहा था। मेरा दिल बंद होने लगा। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो उठो, अभी तुम्हारी बाकी की 3 शादियां भी अभी करवाते हैं। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई कि उसे क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। मेरी 3 शादियां? मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाकर उसे गुस्से से घूरा और चिल्ला कर कहा, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मेरी डांट सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, चलो छोड़ो इस बात को, हम कोई और बात करते हैं। मेरी जान में जान आई कि शुक्र है वो मजाक कर रहा था, मगर मुझे उसका ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मगर मैं आज की रात उससे ये बात करके उसका और अपना मूड खराब नहीं कर सकती थी। सुबह हुई तो मेरी सास मुझे कहने लगी, तुम्हारे शौहर ने शादी के हवाले से तुमसे कोई बात की? मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी बात? वो कहने लगी, अरे यही मर्द और 4 औरत की शादियों वाली बात। असल में मेरा बेटा औरतों और मर्दों की बराबरी के हकूक पर बहुत ज्यादा यकीन रखता है। शादी से पहले ही कह रहा था कि मामा मैं अपनी बीवी को पूरी 4 शादियों का हक दूंगा। सास की ये बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। माना कि मैं बहुत ज्यादा आजाद ख्याल थी, लेकिन ये ऐसी बात थी कि जिसको सोचकर ही मुझे इतना गुस्सा आया था। जाने माँ बेटों की ये कैसी हिस्से मजाक थी जो अजीब और इस कदर घटिया मजाक कर रहे थे वो दोनों। आज मेरा वलीमा था और आज का जोड़ा तो मेरे ससुराल वालों की तरफ से था। रात का फंक्शन था, इसीलिए शाम के वक्त सास मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में दुल्हन के लिबास वाला लाल रंग का जोड़ा था। मैं हैरान हुई कि वलीमे के रोज तो कोई हल्का फुल्का रंग पहना जाता है, फिर सास ये क्यों लाई? उसने जोड़ा मुझे देखकर कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा शौहर आने ही वाला है। मैंने जोड़ा उठाया और वॉशरूम में चली गई। कपड़े बदल कर आई तो मेरी सास अभी तक कमरे में बैठी हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मेरी सास मेरा मेकअप करना शुरू किया और बिल्कुल दुल्हन बना दिया। मैंने कहा, आंटी ये क्या कर दिया आपने? मुझे दुल्हन क्यों बना दिया? कहने लगी, तुम्हारी शादी है तो दुल्हन भी तुम ही बनोगी ना। मुझे उसकी बात की जरा समझ न आई, मगर तब जान निकल गई जब कमरे में मौलवी साहब आए। उनके साथ 3 आदमी और भी थे। सबसे आखिर में मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मैं गुस्से से खड़ी हो गई और पूछा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? कौन है ये लोग और मौलवी साहब क्यों आए हैं? वो कहने लगा, अरे रात की गुफ्तगू याद करो। मैंने क्या कहा था कि तुम्हें बराबर का हक दूंगा। तुम एक नजर इन तीनों की तरफ तो देखो, जिससे तुम चाहोगी पहले उसी से तुम्हारी शादी करूंगा। आखिर तुमने इन तीनों को दिलासा जो दे रखा था। इसके यूं कहने पर मैंने चौंक कर उसे देखा कि उसे मेरे असली नाम का कैसे पता। फिर मैंने इन 3 मर्दों की तरफ ध्यान से देखा और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरा माजी मेरे सामने आ खड़ा हो।
इसी पल माजी की याद पूरी शिद्दत से मुझ पर हमला आवर हुई और मैं माजी में पहुंच गई। मेरा नाम तानिया है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक नवाही गांव से है। हमारे गांव में सब मिलजुल कर रहते थे और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते रहते थे, इसीलिए सभी लोगों में बहुत सलूक और इत्तेफाक था। मैं 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। मेरे बाबा रोज सुबह गांव से फैसलाबाद काम की गर्ज से जाते थे। वो मजदूरी करते थे, कभी दिहाड़ी लग जाती तो कभी ना लगती। अम्मा ही सलाई करके अब्बा का हाथ बटाती थी, तभी घर का निजाम चल रहा था। अगरचा बहुत अच्छे से नहीं, मगर फिर भी गुजर बसर हो ही रही थी। मेरे बड़े भाई ने मैट्रिक करते ही काम सीखना शुरू कर दिया था कि अब्बा पर से बोझ कम हो। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन भी अम्मा के साथ कपड़े सीना शुरू हो गई थी। यूं घर में आसानी आ गई। हम पेट भर कर खाने लगे। मेरे सारे बहन भाई बड़े आजिज और शुक्र करने वाले थे, मगर मेरी तबीयत में बचपन से ही बेसब्रापन और नाशुक्री थी। मैं हमेशा ही अपने घर से और घर के हालात से नाला रहती। जब मेरा दिल दूसरों की तरह आला किस्म के खाने खाने को करता या आला कपड़े पहनने को, तो मेरी बहन मुझे समझाती कि सब्र करो, एक दिन हमारे भी हालात बदल जाएंगे। मैं बड़बड़ा कर कहती, बस करो, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ बस यही हालात देख रही हूँ। इतने सालों में तो हाल नहीं बदले, अब क्या बदल जाएंगे। मेरी बहन कहती, तो क्या तुम्हारे मुंह बनाने से और यूं बातें बनाने से बदल जाएंगे? सब्र करोगी तो शुक्र अदा करना भी सीख लोगी। हम बहुत 100 से बेहतर हैं। मेरा ख्याल था कि ऐसी बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। जब पैसा हो तो किसका दिल चाहता है कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी न करे। मुझे अमीर लोग अच्छे लगते थे और यही सोच मुझे गरीब दोस्तें न बनाने देती। मैंने मैट्रिक किया तो अब्बा ने मुझे कहा, अब घर बैठकर सलाई किया करो और अपनी माँ का हाथ बचाया करो। मुझे सलाई मशीन पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने जिद की कि मैं तो कॉलेज में पढ़ूंगी। अम्मा और अब्बा बिल्कुल राजी नहीं थे। मुझे कहने लगे कि घर बैठकर पढ़ लो, कॉलेज जाने से बड़े खर्चात हो जाते हैं। मगर आप ही ने मेरी खातिर अम्मा और अब्बा को मना लिया। मेरी बहन मेरी खुदगर्ज फितरत के बावजूद मेरी बहुत मदद करती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने अगरचा गवर्नमेंट कॉलेज में ही दाखिला लिया था, मगर कॉलेज आने जाने और मेरे जेब खर्च का सारा जिम्मा मेरी बहन ने ले लिया। मैंने कॉलेज में बहुत अमीर लड़कियों को अपना दोस्त बनाया। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे कॉलेज में मशहूर थी। एक खूबसूरती ही थी जिस पर मैं खुश होती थी कि चलो मुझे कुछ तो नसीब से मिला। लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं और मुझसे दोस्ती करना उनको बेहद अच्छा लगता था। जिंदगी इसी रवानी से चलती जा रही थी जब अचानक मेरी जिंदगी में नया मोड़ आया। मेरी दोस्तें बहुत आजाद ख्याल थी और उनकी काफी अमीर लड़कों से भी खूब दोस्ती थी। मुझे भी अक्सर कहती कि अगर तुमने भी किसी अमीर और खूबसूरत लड़के से दोस्ती करनी है तो मुझे बताओ, मगर मैं अपने घर वालों के खौफ की वजह से चुप ही रह जाती। हमारे घर का माहौल बहुत तंग नजरी वाला था। मैं घर से बड़ी चादर लेकर कॉलेज आती थी। अगर अब्बा या मेरे बड़े भाई को मालूम हो जाता कि मैंने किसी लड़के से दोस्ती कर ली है तो वो तो शायद मुझे जान से ही मार देते। मैं अपनी दोस्तों को नई नई गाड़ियों में घूमते फिरते देखती तो इनकी किस्मत पर रश करती और सोचती कि मेरी किस्मत में भी काश ऐसा ही कोई हो जो मुझे रोज गाड़ी में बिठाकर सैर करवाए। इसी दौरान मेरी बहन के लिए रिश्ता आ गया। लड़के की अपनी दुकान थी और अम्मा अब्बा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि इतना अच्छा रिश्ता आया, जबकि मुझे तो इस रिश्ते में कुछ खास नहीं लगा। आप ही मुझे कहने लगी, अब तुम कॉलेज जाकर ऊंची उड़ान उड़ने लगी हो, किसी दिन मुंह के बल गिरोगी। अपने घर के माहौल को देखो और फजूल किस्म की लड़कियों से दोस्ती खत्म कर दो। मैंने हमेशा की तरह अपनी बहन की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, मगर वो सच ही कह रही थी। मैं अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देखने लगी थी। कॉलेज के 2 साल तो मैंने बहुत शरीफ बनकर गुजारे, क्योंकि मैं अपने घर वालों की इज्जत के ख्याल से डर जाती थी। जब बीएस में दाखिला लिया तो अम्मा ने बहुत शोर मचाया कि पहले तो तेरी बहन तेरे खर्चे उठा लेती थी, अब कौन पूरा करेगा, हम तो नहीं कर सकते। अम्मा की इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं इनकी इज्जत की खातिर अपने अरमानों का कत्ल कर रही हूँ और ये है कि बस अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं। मैंने फैसला कर लिया कि मेरी क्लास की जो लड़कियां करती हैं मैं वही करूंगी। लड़कों से दोस्ती करूंगी, उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी,
मैंने देखा था कि मेरे साथ वाली जो लड़कियां थीं, उनको काफी महंगे महंगे तोहफे भी मिलते थे। मैं ही थी जो अब तक रवायात को लेकर बैठी थी। मेरी सोच आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही थी। मेरी एक दोस्त ने मेरी बदलती सोच देखी तो मुझे कहने लगी, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। अभी तो हमें सिर्फ सिखाया जाता है, मगर कुछ अरसे बाद हमें पैसे भी मिला करेंगे। मैंने भी लालच में उसके ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस ग्रुप में लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग की जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि उन्हें मर्दों की बराबरी करनी है, उनके भी वही हकूक हैं जो मर्दों के हैं। वहीं ये भी सिखाया गया कि हर लड़की की अपनी जिंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक है, वो जैसे चाहे गुजारे। मैं भी इन लोगों के रंग में रंगती जा रही थी। मुझे इनकी बातें सही लगने लगी और अपने माँ बाप की नसीहतें बुरी। कॉलेज के दौरान ही मेरी दोस्ती अरफान से हुई। वो मेरी एक दोस्त का कजन था, मुझे पसंद करने लगा तो मैंने भी उसकी हिम्मत बंधाई और हम मिलने लगे, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। एक बार मुझे उसकी कार से अम्मा ने निकलते देख लिया। मैंने बहाना बनाया कि वो मेरी दोस्त का भाई था और मुझे घर छोड़ने आया था। अब मुझे अपने खर्चे की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने एक साथ 3 लड़कों से दोस्ती कर रखी थी जो मेरे सारे खर्चे बखुशी उठा रहे थे। मैं हसीन थी और मैं अपनी जहानत को भरपूर तरीके से कैश करवा रही थी। आखिर एक दिन अम्मा और अब्बा को पता चल गया कि मैं किन हरकतों में पड़ गई हूँ। अम्मा ने मुझे बहुत मारा। जब इस बात का मेरे ग्रुप मेंबर्स को पता लगा तो सबने अम्मा अब्बा के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारे घर वाले तुम पर जानबूझकर पाबंदी लगाते हैं, तुम जवान हो, अपनी मर्जी कर सकती हो। इन बातों की वजह से मैं अपने घर वालों की तरफ से बदसन हो गई। वैसे भी अब ग्रुप से पैसे मिलना शुरू हो गए थे। हमारा काम बस इतना होता था कि हम अपनी जैसी लड़कियों को बराबरी के हकूक की पट्टी पढ़ाकर अपने साथ शामिल कर लें। मेरी हरकतों की वजह से मेरे माँ बाप बहुत नाला थे, हर वक्त मुझे समझाते रहते। भाई ने अलग शोर मचाया होता कि ये मेरी बीवी पर बहुत बुरा असर डाल रही है। इस तरह के रोज रोज के तमाशों से तंग आकर मैंने घर और कॉलेज दोनों छोड़ दिए और मुस्तकिल तौर पर इस एनजीओ की रुकन बन गई और इसकी तरवीज के लिए काम करने लगी। अमली जिंदगी में कदम रखते ही सब कुछ पीछे छूट गया और मैं सिर्फ काम की होकर रह गई। अब्बा और अम्मा ने मुझसे हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म कर लिया। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ, मगर मैंने भी उनकी तरफ से कान लपेट लिए और वही करने लगी जो मुझे अच्छा लगता था। मुझे पक्का यकीन था कि मैं जो भी कर रही थी सब ठीक है। मेरा मानना था कि अगर औरत मर्द से बराबरी का हक मांगे तो कुछ गलत नहीं है। अब मुझे पैसों के लिए लड़कों की दोस्ती की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन तीनों लड़कों से राब्ते खत्म कर दिए। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा माजी हाल बनकर मेरे सामने खड़ा होगा। वो तीनों लड़के मेरे शौहर के साथ सवालिया निशान बनकर खड़े थे। मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि मेरे शौहर को इनके बारे में कैसे पता चला। खुद तो इससे इल्हाम हो नहीं सकता, जरूर किसी ने मुखबरी की थी। कौन था मेरा दुश्मन जो नहीं चाहता था कि मेरी शादी कायम रहे। मैं चौंक कर माजी से हाल की दुनिया में आई। मेरा शौहर कह रहा था, तानिया तुमने क्या सोचा, तुम इस रोज बनकर अपनी शनाख्त छुपा लोगी तो क्या तुम्हारा माजी कभी किसी के सामने आएगा भी नहीं। मैंने अपने शौहर को कहा, तुम अच्छे से वाकिफ हो कि मैं क्या सोच रखती थी और रखती हूँ। ये सब मेरा माजी था और एक आजाद ख्याल लड़की के लिए मामूली बात थी। अगर लड़के की लड़के से दोस्ती हो सकती है तो लड़की की लड़के से क्यों नहीं, आखिर मर्द और औरत बराबर हैं। वो कहने लगा, बिल्कुल यही बात मैं भी तुम्हें कब से समझाना चाह रहा हूँ कि मर्द और औरत बराबर हैं। अगर मर्द 4 शादियां कर सकता है तो औरत क्यों नहीं। मैं तो तुम्हें मर्दों के बराबर का हक दे रहा हूँ। हैरत है तुम इनकार क्यों कर रही हो, अपना हक वसूल करो। एक शादी तो तुम्हारी मुझसे हो गई ना, अब एक शादी इनमें से किसी से कर लो, फिर तीसरी शादी कल और चौथी परसों। यूं तुम्हारी 4 शादियां हो जाएंगी और तुम्हें बराबर का हक मिलेगा। मैंने लाजवाब होकर कहा, मगर मुझे यह हक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके साथ ही अपनी शादी निभाना चाहती हूँ। मगर मेरा शौहर जिद करने लगा कि मर्दों के बराबर मुझे हकूक देकर रहेगा। इसी वक्त सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया कि इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाई जाए। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया और नीचे गिर गई। लेकिन गिरते हुए मुझे फर्श के फासले का अंदाजा न हो सका
और मेरा सर धड़म से जाकर जोरदार तरीके से फर्श से टकराया और मैं सच में बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पास मेरी बहन खड़ी थी। मुझे आंखें खोलते देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुझसे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, ठीक हो ना? मुझे सब याद आने लगा। मैंने कहा, मेरा शौहर कहाँ है? वो कहने लगी, वो फिर से मौलवी साहब को लेने गया है। जो काम तुम्हारे बेहोश हो जाने की वजह से अधूरा रह गया था उसे पूरा करना भी तो जरूरी है। मैं रुहासी हो गई और कहा, आपी, वो ये सब पता नहीं क्यों कर रहा है, आप उसे रोके ना। मेरी बहन कहने लगी, मैं क्यों रोकूं? वो कौन सा कुछ गलत कर रहा है? मेरी बहन को इसका हक ही तो दे रहा है। हाँ, अगर तुम्हें वो 3 लड़के नहीं पसंद तो बता दो, हम तुम्हारी मर्जी के 3 लड़के ढूंढ लेंगे। मैंने बेहद हैरानी से अपनी बहन को देखा। वो आज इस मामले की हमायत कर रही थी। वो तो मेरे नजरियात के खिलाफ जाकर मुझसे बहस करती थी और मुझे समझाती थी। ये उसे आज क्या हो गया? ये कैसे इतनी आसानी से मान गई? मैंने उसे देखते हुए मशकूक अंदाज में पूछा, ये तुम्हें क्या हो गया है? बड़ी हमायत में बोल रही हो। वो कहने लगी, देखो, इसमें गलत क्या है? तुम खुद ही तो कहती हो मर्द और औरत बराबर हैं, तो बराबरी के हकूक एंजॉय करो। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मैंने परेशान होते हुए कहा, सब कुछ ही तो गलत है। तुमने आज तक कहीं देखा कि एक औरत 4 शादियां एक साथ कर ले? ये मजहब और शरीयत की खिलाफ वर्जी है। मेरी बहन तंजिया अंदाज में पूछने लगी, तुम्हें आज शरीयत और मजहब कहाँ से याद आ गया? तुम्हारी कम्युनिटी तो इनको कुछ समझती नहीं, तो अभी अपने फायदे के लिए मजहब को क्यों दरमियान में ला रही हो? अब लाजवाब होने की बारी मेरी थी। मैंने कोई जवाब देना चाहा, मगर मुझसे कोई जवाब न बन पाया। वो सच कह रही थी। अब क्यों मुझे मजहब याद आ गया, जबकि इतने सालों इसी मजहब से मुझे शिकायतें थी और अपनी ढाल के लिए मुझे मजहब याद आ गया। मेरी बहन ने कहा, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम गलत रास्ते पर हो? तुम्हारे नजरियात गलत हैं, तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की गई है। अब मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो बहरहाल थी। मेरी बहन कहने लगी, जिस मजहब का हवाला देकर तुम अपना बचाव कर रही थी, इसी मजहब के पैदा करने वाले ने मर्द को औरत पर हुक्मरानी के लिए पैदा किया, मर्द की बराबरी के लिए नहीं। औरत मर्द की बराबरी करने बैठ जाए तो हर लिहाज से वो नुकसान में रहेगी। तुम गलत हाथों में चली गई, इसलिए हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया। वो फूल तुम्हें बेचना, तुम्हारा रिश्ता आना, मेरा तुम्हें कहना कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और तुम्हारा गुस्से में शादी कर लेना, सब हमारे प्लान का हिस्सा था। यहाँ तक कि ये 4 शादियों वाला ड्रामा भी बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया गया। मैं तो सुन होकर रह गई थी। ये सब एक ड्रामा था, लेकिन मुझे राह रास्त पर लाने के लिए एक ठोकर जरूरी थी। मैंने अपने शौहर समेत सबसे माफी मांगी। मुझे एहसास हो गया था कि मैं गलत लोगों के पीछे लगकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। मेरे शौहर ने बताया तुम्हारे माजी और इन लड़कों से तुम्हारी दोस्ती के बारे में तुम्हारी एनजीओ के हेड ने बताया था, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा घर टूट जाए। उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी किसी बात का एतबार नहीं किया। मैं तुम्हारे अब्बा के दोस्त का बेटा हूँ और शायद तुम्हें इल्म नहीं, हमारी बातचीत बचपन में ही तय हो गई थी। फिर मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो मैंने तुम्हें दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए ये सब किया। मैं अपने शौहर की बहुत मशहूर थी कि उसने मुझे दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए अपना किरदार अदा किया।